तो दहाड़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। एक बार फिर से ठीक इसी वक्त दहाड़ में आपके साथ मौजूद रहूंगी, आपके सामने हाजिर हुआ करूंगी। हर रोज देश के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई सवाल नहीं छूटेगा और जवाब लिए बगैर तो हम मानेंगे नहीं। आज के कार्यक्रम का मुद्दा आपने डिसाइड किया है। मैंने ट्विटर पर आप लोगों से पूछा, बताइए आज का मुद्दा क्या होना चाहिए, तो आपने कहा महाराष्ट्र में पारिवारिक गठबंधन पर प्रचंड प्रहार का मुद्दा होना चाहिए। दरअसल सियासत में परिवारवाद कूट कूट कर भरा हुआ है, ये आप जानते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, कोई पार्टी आप उठा लीजिए, परिवारवाद का वायरस फलता फूलता आपको मिल ही जाएगा। आज इस पर जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र से सबसे बड़ी खबर आई। कल आप जानते हैं ना, अजीत पवार ने एनसीपी के साथ वही किया जो ठीक साल भर पहले शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ किया था। 27 जून को याद कीजिए, भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को लेकर जबरदस्त हमला बोला था। और 6 दिन बाद क्या हुआ, जब आप संडे के दिन, रविवार के दिन आनंदित होकर छुट्टी मना रहे थे, उसका मजा ले रहे थे, उसी दौरान महाराष्ट्र में सियासी उबाल देखने को मिला। मैं यहां ऑफिस में मौजूद थी। सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को बहुत बड़ा झटका लगा। यह झटका किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही भतीजे ने दिया। 8 विधायकों के साथ अजीत पवार शिंदे सरकार में मंत्री बन गए। यानी जिस विपक्षी एकता के दम पर 2024 के लिए विरोधी दल के नेता ताल ठोक रहे थे, जिस विपक्षी एकता में सियासत के पुरोधा शरद पवार अहम किरदार निभा रहे थे, उनकी ही पार्टी में बड़ी फूट हो गई। और इस टूट के साथ ही विपक्ष एकता में दरार दिखनी शुरू हो गई। शरद पवार समझ नहीं पा रहे हैं या फिर शरद पवार जो कर रहे हैं वो किसी के समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कल वो ये कह चुके हैं कि इतनी बड़ी फूट होने के बावजूद वो कोर्ट नहीं जाएंगे। उधर अजीत पवार गुट कुछ देर पहले प्रफुल्ल पटेल को आगे करता है, ऐलान करवाता है कि महाराष्ट्र एनसीपी के नए अध्यक्ष सुनील तटकरे होंगे। प्रफुल्ल पटेल ने संगठन में बदलाव की बात भी कही और ये वही प्रफुल्ल पटेल है कौन, जो शरद पवार के साथ 23 जून को विपक्षी एकता में फूल मारा पिरो रहे थे। आज वो इसी विपक्ष पर हमलावर नजर आ रहे हैं। यानी कल तक पीएम मोदी के खिलाफ जो विपक्ष एक हो रहा था, महाराष्ट्र के झटके ने सब कुछ बिखेर कर रख दिया। अब तो दूसरे राज्यों में भी ऐसी ही सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक ये दावा हो रहा है कि अब यहां पर भी खेला होगा। नीतीश की पार्टी, जेडीयू और समाजवादी पार्टी में भी ऐसे ही टूट के संकेत मिल रहे हैं। हर किसी के मन में सवाल है कि इस परिवार के बाद विपक्षी एकता में दरार है क्या। इसी पर दहाड़, लेकिन पहले वार पलटवार। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे के साथ 16 जो विधायक हैं वो डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं। इसलिए ये अजीत पवार जी को भागम भाग में अपने पार्टी में लिया है और अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है। वो डरते हैं, घबरा गए हैं, बिकॉज इनको पता है कि अगर अपोजिशन इकट्ठे हो जाती है तो 60% से ज्यादा वोट अपोजिशन के पास है, तो फिर तो इनका कोई चांस ही नहीं बनता है। ये तो पूरा जो अगर अपोजिशन इकट्ठे नहीं होती है तो अगले वक्त में संविधान का ये नामो निशान खत्म कर देंगे। हमारा जो इमोशनल रिश्ता है वो उसकी जगह और जिम्मेदारी उसकी जगह, दोनों मायने रखते हैं और दोनों अपनी जगह सही है। आप शरद पवार जी की पार्टी के विधायक ले जा सकते, सांसद ले जा सकते, शरद पवार जी की पार्टी को नहीं ले जाओ। उस आदमी में अभी भी इतनी कुव्वत है। महाराष्ट्र में जो पाप ये कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के साथ, शरद पवार के साथ, उसकी सजा इनको महाराष्ट्र की जनता देगी। बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 17 साल में कभी भी विधायकों और सांसदों को कभी मिलने के लिए 1 मिनट भी समय नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी जनता की ताकत पर विश्वास करती है, जोड़ तोड़ पर विश्वास करती है और जनता की ताकत को सब दिन उनको झटका ही लगेगा। और सारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं
अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से दहाड़ लगाने के लिए सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज्यसभा सांसद हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है सुधांशु जी आपका। अलका लांबा जी भी आपको नजर आ रही हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। अलका जी स्वागत है। राजीव रंजन जी राष्ट्रीय सचिव है जेडीयू के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत। एजिया यादव जी जुड़ चुकी हैं, आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। एजिया जी आपका भी स्वागत। अरविंद वाजपेयी जी एलजेपी रामविलास पासवान वाली पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सर आपका भी स्वागत है। और इस वक्त ओपी राजभर जी आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि एसबीएसपी के अध्यक्ष हैं, सर आपका भी बेहद स्वागत है। डॉक्टर सीमा मलिक प्रवक्ता हैं एनसीपी की, बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर मलिक। किशोर तिवारी जी शिवसेना के नेता हैं, आपका भी स्वागत। और प्रदीप सिंह साहब यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन राजभर जी शुरुआत आपसे कर रही हूँ क्योंकि मुझे कहा गया है कि आप इस डिबेट का हिस्सा नहीं होंगे लेकिन कुछ बातचीत जरूर हमसे करेंगे। ओपी राजभर जी आज आपने धमाका कर दिया ये बताकर कि बहुत से समाजवादी पार्टी के बड़े दिग्गज नेता आपके संपर्क में हैं। ये टूट जो महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है, ये टूट समाजवादी पार्टी के जरिए उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे सकती है। देखिए 100% इस बात में दम है। जो समाजवादी पार्टी ने जो गठजोड़ की बात शुरू की, समाजवादी पार्टी के विधायक और चुनाव लड़ने वाले सांसद के जो प्रत्याशी हैं उन लोगों का मानना है कि जो विपक्षी एकता बन रही है उसमें जयंत चौधरी को, मायावती जी को और राजभर जी को साथ लिया जाए, और नहीं तो उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता का कोई मतलब नहीं है। इस बात को लेकर के लोगों में उहापोह की स्थिति बनी। उसके बाद कुछ लोग हमसे राय लिए, हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हो, हम के भाई आप लोग अपनी पार्टी के मालिक हो। कहा नहीं, अब समाजवादी पार्टी का भविष्य नहीं दिख रहा है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार में विस्तार हो रहा है तो हम लोगों को भी अगर जगह मिले तो हम लोग भी पाला बदल सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमको लोकसभा का अगर टिकट मिल जाए तो हम लोग उधर भी जा सकते हैं। तो हम कहे भाई अब आप लोग वहाँ बात करिए, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे बात करिए। तो बात वहाँ करिए, हम क्या कर सकते हैं। क्या नहीं, आप वहाँ रहे हैं, आप हम लोगों को रास्ता बताइए। हमके तो रास्ता तो खुला है, आप यहाँ से जाइए और जो मिलते हैं उनको बता दें। महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे करने जा रही हूँ, ये पाला बदलने की जो बात आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्या सरकार की तरफ से कोई दबाव की राजनीति चल रही है या मामला कुछ और है? नहीं, देखिए सरकार की तरफ से कोई दबाव की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में है। इस नाते कि आप उठा के देखिए, केसीआर जी आकर के यूपी में कई वोट दिलाएंगे, ममता जी आके कई वोट दिलाएंगी, तेजस्वी यादव जी आके कई वोट दिलाएंगे। तो इन लोगों के आने से गठबंधन से कोई मतलब नहीं। यूपी में गठबंधन वही सफल है जब तक मायावती जी, अखिलेश जी, नीतीश जी, सोनिया जी, जयंत जी, राजभर, ये सब लोग इकट्ठा हो तब उत्तर प्रदेश में गठबंधन का मतलब निकलेगा। अभी तक जो 15 दलों का गठबंधन है उस गठबंधन से आप चारों पांचों मिलकर एक पैकेज बनाएंगे और कहेंगे कि ये पैकेज आज लेंगे तो हम आपके साथ आएंगे वरना नहीं आएंगे। नहीं, पैकेज की बात नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो 15 दल के लोग मिलकर के एक मोर्चा बनाए हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, उन लोगों को चाहिए कि इन लोगों को भी साथ लेकर के चलें। ये समाजवादी पार्टी के चुनाव लोकसभा का लड़ने वाले लोगों की राय है। हाँ। और जो विधायक है उनकी भी यही राय है। लेकिन जब ये लोग नहीं कर रहे हैं तो ये लोग अपना अपना अस्तित्व टटोल रहे हैं कि हम लोकसभा का चुनाव कहाँ से लड़ें कि हमको सफलता मिले। कोई सरकार में शामिल होने के लिए छटपटा रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में सपा का भविष्य नहीं दिख रहा है। हम लोग अपना भविष्य ये तो उत्तर प्रदेश की बात होगी। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल यहाँ पर मौजूद है। मैं बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ, ये तो बता दीजिए, आप तो खुलकर बात करते हैं, सच्ची बातें बताते हैं और जब सच कह रहे होते हैं तो चेहरे पर वो हल्की सी मुस्कान आ जाती है। आजकल मैं आपको वैसे पकड़ने लगी हूँ कि जैसे ही आप कुछ सच बताते हैं वो चेहरे पर एक मुस्कान होती है। अब ये बताइए, शरद पवार की तरफ से किया गया ये पूरा खेला या सच में चाचा ने भतीजे को दगा दे दी? नहीं, देखिए अपनों को अपनों से ही धोखा है।
दुश्मन से ज़्यादा नुकसान नहीं होता है और अपने परिवार से ही ज़्यादा नुकसान होता है, तब वो परिवार में आपसी वर्चस्व की लड़ाई, जैसे कि कुछ दिन पहले आपने देखा कि शरद पवार जी के तरफ से अजीत पवार को जो लेकर के बातें हुई, हाँ। उसको लेके अंदर नाराजगी बनी हुई थी जो नेतृत्व को लेकर के, तो वो चीजें काफी लंबे समय तक भीतर अंदर गुनगुना रही तो ये थी। परिवारवाद उसी का रिजल्ट है कि आप वो मानते अपना हैं ना ये खतरनाक है वजूद बनाने परिवारवाद? के- वो आपके पीछे फोटो लग रही है सर, एक तो आपकी फोटो है, दूसरी अरुण राजभर जी की फोटो है। नहीं परिवार नहीं, आप ही बताइए कि देश में एक पार्टी का नाम बताइए कि जहां परिवारवाद नहीं है। एक पार्टी का देश में नाम बताइए, चाहे वो सत्ता की हो चाहे विपक्ष की हो, कोई एक पार्टी का नाम बताइए जिस पार्टी में परिवारवाद न हो। सुधांशु जी, कहने के लिए लोग कहते हैं परिवारवाद, एक पार्टी बताइए लेकिन जहां हर पर पार्टी में परिवारवाद नहीं है। ओपी राजभर जी चैलेंज कर रहे हैं। मैं अपना डिबेट शुरू करती हूँ, मुस्कुराते हुए कह रहे हैं एक पार्टी बता दीजिए। सुधांशु जी, देखिए, एक पार्टी जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, स्वतंत्र भारत के इतिहास में जिस पार्टी का आज तक कभी वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ 1951 से लेके आज तक, यानी भारतीय जनता पार्टी। और कुछ हद तक ईमानदारी से कहूंगा, चाहे हमारे विरोधी हैं, कुछ हद तक कम्युनिस्टों में नहीं है। बाकी सारी पार्टियां एक या दो पीढ़ी में ही, 10 या 20 साल में ही परिवार में तब्दील हो जाती है। ये एक बहुत सहज स्वाभाविक सी बात है। उत्तर से दक्षिण तक चाहे हमारे साथ हो या अलग हो, वो एक अलग बात है। परंतु जो कुछ एनसीपी में दिखाई पड़ा है या जो कुछ जदयू में दिखाई पड़ा, इसका रूबिका जी एक और अंतर है। देखिए, खंडित जनादेश आ जाए और तब गठबंधन करना पड़े तो वो मजबूरी समझी जा सकती है, पर स्पष्ट जनादेश में आप पाला बदल कर जाके सरकार बनाएं तो ये जनादेश के साथ सीधे धोखा होता है। महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना को स्पष्ट बहुमत मिला था, मगर इसके बावजूद सत्ता की लालसा या व्यक्तिगत अहमन्यता जो भी हो, उन्होंने जाकर उधर महाविकास अघाड़ी बनाया। इसका जनता की नजर में मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा नैतिक भ्रष्टाचार है। बिहार में जदयू भाजपा गठबंधन को स्पष्ट जनादेश मिला था और उसके बाद पाला बदल के दूसरी तरफ जाना, यह जनादेश के साथ छलावा है। इसलिए यह बात देश की जनता के सामने बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट और क्लियर मैंडेट, इन दोनों में अंतर है। फ्रैक्चर्ड मैंडेट में एडजस्टमेंट समझा जा सकता है, पर क्लियर मैंडेट में करना सीधे सीधे जनता को धोखा देना। राजीव जी, इशारा आपकी तरफ भी था, जवाब दीजिए। आपने धोखा दिया और इसका फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जैसे महाराष्ट्र में भुगतने को तैयार सारी पार्टियां नजर आ रही है। देखिए, इस तरह की धमकियां सुनने के हम लोग आदी होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की न कुव्वत है, न हैसियत है, न वक़्त कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल के अलायंस या इन दलों के अंदर ये कोई चेनबारी करता है। 40 की 40 सीटें बिहार में हारेंगे और डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं कि चाहे महाराष्ट्र में जो भी इन्होंने सियासत की, एक बात तो पूरी तरह से बेपर्द हो ही गई कि परिवारवाद पर अभी कोई लंबी बातें करने का कोई मतलब नहीं रहा और भ्रष्टाचार पर तो कतई बात नहीं है। सेग्रीगेशन स्कैम, तेलगी के साथ और महाराष्ट्र सदन के को लेकर के जो कुछ भी इन्होंने पहले कहा छगन भुजबल के बारे में, और 70,000 करोड़ का आरोप, पहले तो ठीक है, सीएजी ने भी कहा, इकोनॉमिक सर्वे में भी वो चीजें आई, लेकिन भाजपा काफी मुखर थी। प्रधानमंत्री जी ने अजीत पवार का नाम लेकर के 2-3 दिन पहले ये बातें की। नहीं, राजीव जी एक सेकंड, मुझे प्लीज मुझे ये बताइए कि यहाँ पर क्या काम कर गया परिवारवाद में? वो हक वाली लड़ाई या फिर आपको लगता है ईडी, आईडी और भ्रष्टाचार वाला दबाव, क्या काम कर गया महाराष्ट्र में? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ईडी और सीबीआई का तो खुला खेल फर्जीवादी कराई और इन सभी नेताओं के साथ ईडी और सीबीआई के दबिश का जो असर है उसको देखा जा सकता है। लेकिन मैं एक बात आपको केवल कहूंगा, परिवारवाद के सवाल पर जनता दल यूनाइटेड के सिवाय इस दल का कोई, इस देश का कोई राजनीतिक दल नहीं कह सकता, कम से कम वो पार्टी तो नहीं कह सकती है जिसमें विजयाराजे सिंधिया से जो वंश परंपरा शुरू हुई, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहनें जो
जिस तरह से केवल मध्य प्रदेश और नहीं, पर ये अपने अपने तरीके से परिवारवाद की परिभाषा है ना सर। लेकिन अब मैं एक बार फिर से अपने टॉपिक पर आ रही हूँ। राजीव जी सुनिए ना, मैं मामला परिवारवाद से शुरू जरूर हुआ है राजीव जी, लेकिन सवाल आज की तारीख में ये है कि वो 23 जून को जो आप सारे इकट्ठा थे, इजिया जी की पार्टी, आपकी पार्टी, डॉक्टर सीमा मलिक की पार्टी, किशोर तिवारी जी की पार्टी, उसमें ये सब लोग एक साथ आपस में बैठे जो नजर आ रहे थे, वो सिर्फ क्या समोसा चाय के लिए ही थे? क्योंकि इस परिवार के बाद पर जो अटैक हुआ उसके बाद से अलका जी, क्या छिन्न भिन्न इस वक्त नजर नहीं आ रहा है विपक्ष? अलका जी। शुरुआत की है, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। 140 करोड़ लोगों की लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ से बहुत उम्मीदें, और मुझे पूरी उम्मीद है रूबिका खरी उतरेंगी। जी जी रूबिका जी, अब मैं मुद्दे पर आती हूँ। आपका है परिवारवाद, मैं आपको भरोसे से कहती हूँ, इतिहास देखिएगा, 75 सालों में इस परिवार से जितना नुकसान परिवारवाद से देश को नहीं हुआ होगा, उतना नुकसान पिछले 9 साल से पूंजीवाद से हुआ है। आज देश में मोडानी मॉडल का, मोडानी ब्रांड का भाजपा वॉशिंग पाउडर आ चुका है। क्या कह रहे थे अपना फडणवीस जी अजीत पवार के लिए? चक्की पीसिंग, उन्हीं के साथ उप मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं। कौन है नारायण राणे पूछना चाहते, कौन है छगन भुजबल, कहां थे? सब वो हैं जिन पे ईडी की रेड हुई, जिनके मामले चल रहे हैं इस समय ईडी सीबीआई में, उन सबको भाजपा में ब्लैकमेल करके मामले खत्म कर दिए जाएंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह से हेमंत बिस्वा पे शारदा स्कैम था लेकिन मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए, ठीक इसी तरह शुभेंदु अधिकारी है। ऐसे कितने नाम आपको गिनाऊं? मुझे तो अभी किरीट सोमैया जी और अपना सुधांशु अलका जी, मैं आपसे एक बहुत सीधा सवाल पूछ रही हूँ। हाँ, क्या कभी सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी आपको ब्लैकमेल कर पाएगी? कभी नहीं। क्यों नहीं कर पाएगी? गांधी जी से ईडी ने क्यों नहीं? क्योंकि राहुल गांधी जी और गांधी परिवार, कांग्रेस डरती नहीं है। डरो मत के नारे से हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे सवाल को आप समझिए, वो आप पर इसलिए नहीं अटैक कर पाएंगी किसी भी तरीके से कि आपने, मैं मानकर चलती हूँ कि आप भ्रष्टाचारी नहीं है अलका जी, बिल्कुल मैं नहीं मानकर चलती हूँ कि आप जो है करप्ट नहीं है। तो आप जब आपकी नब्ज दुखती हुई नहीं होगी तो सामने वाला क्या दबा पाएगा? और मैं बहुत कड़वा सत्य आपके सामने रख रही हूँ। कई लोग कह सकते हैं ये क्या सवाल हुआ, लेकिन ये जब आप भ्रष्टाचार करेंगे नहीं, जब आपकी दुखती नब्ज होगी नहीं, तो कोई उसको हथियार बना पाएगा? बिल्कुल नहीं बना पाएगा। लेकिन अब जब भ्रष्ट हैं छगन भुजबल, नारायण राणे, अजीत पवार, कहाँ जाने चाहिए? जेल में। कहाँ जा रहे हैं? भाजपा में। क्या बन रहे हैं? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। राहुल गांधी जी से 55 घंटे ईडी ने पूछताछ की, सोनिया गांधी जी से 9 साल में कम पड़ गए, पाउडर बन गए, साबित नहीं कर पाए। जिन्हें जेल में होना चाहिए वो भाजपा मुख्यालयों में शपथ ले रहे हैं। अपने को देखिए, अपने को राष्ट्रीय चैनल पर आकर अलका जी नहीं, तमाम कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी पार्टी को भ्रष्टाचार का जैसा सर्टिफिकेट देते हैं, ऐसा मैंने उदाहरण नहीं देखा। अरे भाई, अगर आपको लगता है कि भ्रष्टाचार किया तो किस सरकार? रूबिका जी पूछ लीजिए ना, 1 मिनट। 9 साल में तो अगर आपकी दो आरोप एक साथ नहीं चल सकते। एक नाम बताइए। हाँ, मैं जवाब दे रही हूँ। दोनों आरोप आपकी तरफ से एक साथ नहीं चल सकते। एक तरफ आपकी चुनौती हम भी दे रहे हैं आपको कि अगर आपको लगता है कि अजीत पवार ने भ्रष्टाचार किया है तो किस सरकार में किया है? आपकी सरकार में किया है ना। 15 साल आपका चीफ मिनिस्टर था। अब अगर आप ये कह रही हैं कि आपकी सरकार में आपके चीफ मिनिस्टर को पता था कि भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका अर्थ ये हो गया। प्लीज अपने अपने टर्न पे बोलिए, दर्शकों के साथ ज्यादा न्याय होता है। अरे एक सेकंड अलका जी सुनिए ना। अलका जी आप लोग तो इतना लंबा अरसे से मेरे साथ डिबेट करते आ रहे हैं। अलका जी प्लीज, मेरे बाकी सारे मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, मैं उनका भी रुख करना चाहती हूँ। अलका जी अलका जी आपने सवाल पूछा, मैं 30 सेकंड का टाइमर चला रही हूँ। सुधांशु जी अपनी बात रखिए। ओके अलका जी, मैं आऊंगी। सुधांशु जी 30 सेकंड, और उसके बाद किशोर जी, प्रदीप जी, इजिया जी, सीमा जी इंतजार कर रहे हैं। और अलका जी ने अभी झूठ बोला, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय इनकी सरकार थी, इन्हीं के नेताओं पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो इन्होंने कहा ये कोई आरोप नहीं है, निराधार है।
आज कहते हैं वो तो भ्रष्ट हैं। हाँ। अगर भ्रष्टाचार तो हुआ तो आपने आपकी साबित कर सरकार में दिया हुआ, 9 क्या साल कार्रवाई में। की? आप तब झूठ बोल रहे थे कि आज झूठ बोल रहे हैं। 30 आप सेकंड झूठ बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। 30 सेकंड बात अलका तय जी, कर लीजिए। 30 सेकंड अलका एक जी। साथ आपके दो स्टैंड नहीं हो सकते। ओके, डबल स्टैंड रूबिका नहीं जी, सर। एक साथ हमारे दो समय स्टैंड पर आपके नहीं हो इन्होंने सकते। ओके, आरोप ओके, कि सर, जब लगाए, आपकी इन्होंने सरकार थी मांग तो आप की, उसी चीज को हमने कहेंगे इनके भ्रष्टाचार नहीं, आरोपों जैसे ही पर पार्टी क्योंकि जांच भ्रष्टाचार बिठाई। है। आज हमारा मोडानी स्टैंड क्लियर है। मॉडल में 20,000 करोड़ किसका है हाँ, ये मैं बिल्कुल बताते नहीं, बता रहा हूं। जेपीसी की जांच नहीं करते। हमने मांग को स्वीकारा विपक्ष की, हमने जांच बिठाई, कुछ भी नहीं दोषी पाए गए और इन्होंने भी 9 साल में सब कुछ कर लिया। एक भी कांग्रेस का नेता, प्रधानमंत्री भी यही है, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री सब यही हैं, हमारे पूर्व सांसद, किसी पर आंच नहीं आई। मैं नाम पूछती हूँ, एक नाम नहीं बताते। गर्व होता है कि 9 साल में एक भी आरोप साबित नहीं कर पाए हैं। पर ये आप बताइए झूठे ना निकले, अलका जी, विद blackmailer ऑल निकले। ड्यू रिस्पेक्ट, टेल मी, राहुल बता दूं। गांधी जी बेल पर अरे हैं भाई, कि नहीं है? आपके और किस प्रथम मसले पर परिवार बेल के पर है? दोनों सदस्य भ्रष्टाचार के बहुत आरोप में अच्छे। जमानत 9 पे आप कह रहे हैं साल आंच से नहीं आई। आप झूठे भाई केस कितना डालते सफेद हैं। झूठ बोल रही है। लोकतांत्रिक, सोनिया जी और संवैधानिक, राहुल जी कानूनी दोनों उनके नेशनल अधिकारों हेराल्ड से केस में कितने मामले कोर्ट से निलंबित जमानत पड़े पे हुए है हैं, मुचलके अंजाम पे। तक क्यों नहीं पहुंचाते? राहुल गांधी जी और के आपको 55 आज नजर घंटे नहीं आ ईडी रही ने है। पूछताछ की, क्या ओके। निकला? अच्छा, भारत मामला को मैं राजनीति भ्रष्टाचार से देश आगे ले जा रही हूँ, बौखला आप देश दोनों की इजाजत से मामला आगे ले जा रही हूँ। एक बार फिर से जरा दर्शक जो आज सुनना चाह रहे थे कि महाराष्ट्र में जो वार शुरू हुआ है, वॉर जिसे कह रहे शुरू हुआ है, उससे क्या विपक्षी एकता में फूट पड़ गई है? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर, आप कह रही है नहीं। डॉक्टर सीमा मलिक, बिल्कुल नहीं। ये क्या हो गया डॉक्टर सीमा मलिक? और सतर्क और मजबूत हुए। चाचा ने भतीजे को धोखा दिया या चाचा भतीजा मिलकर कोई रणनीति के तहत विपक्ष को धोखा दे रहे हैं? देखिए रूबिका जी, सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपका शो थैंक यू डॉक्टर मलिक। बेस्ट विशेस टू यू। और देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग अजीब सा सवाल आप मेरे से पूछ रही हैं। बट देखिए मैं आपको सिर्फ ये कहूँगी कि जो आज हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और दुख तो हमें भी है, ऐसा नहीं है। पर देखिए आप, आज मैं आपको ये सिर्फ कहना चाहूँगी कि जो पार्टी है, कोई फ्यू एमएलए से या कुछ लोगों से कोई पार्टी नहीं बनती है। आज माननीय शरद पवार जी के पीछे आज हमारा पूरा कैडर, आज हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ता, चाहे वो वुमेन्स विंग हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे और नीचे तक आप देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग। नहीं डॉक्टर सीमा मलिक, प्लीज टेल मी वन थिंग ना, आप ये कह रहे हैं कि ये जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, अंडरस्टैंडेबल। डॉक्टर मलिक प्लीज मुझे ये बताइए कि ये पार्टी को लेकर परिवारवाद वाला झगड़ा नहीं तो और क्या है? आप जनता के लिए तो नहीं लड़ रहे हैं ना? और ये जो भ्रष्टाचारी है रिकॉर्ड जो है ना, बड़े पीछे से रिकॉर्ड हो गए जो हमेशा ये लोग बजाते रहते हैं बीजेपी वाले, तो कहना कुछ ज्यादा चाहती नहीं उसका। और परिवारवाद उनकी पार्टी में भी कितना है सब लोग जानते हैं। तो ये मतलब ये शायद ये बहस हम लोग पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं इस पे बैठ के परिवारवाद पे। या हम लोग के पास एक लॉन्ग लिस्ट है जो हम हमेशा बताते हैं और ये भी कुछ बताते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि परिवारवाद या उनका कोई इसमें रोल है। तो फिर किसका रोल है? पवार इफ नॉट परिवारवाद देन व्हाट डॉक्टर मलिक? ये पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ये कोई इस तरह की कोई बात है। तो देखिए, और मैं आपको ये बात कहूँगी कि देखिए जो आज दुर्भाग्यपूर्ण है, अभी आगे क्या होता है। मैम ये तो हर कोई मानेगा, सिर्फ आप और शरद पवार जी नहीं हैं, वो हर कोई मानेगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बट मैं जो समझना चाह रही हूँ कि ये फूट पड़ी तो क्यों पड़ी? क्या चाचा को नहीं लग रहा था कि मेरी बेटी जो है बेहतर चला पाएगी और भतीजे को ये लगा कि भाई मैं बेहतर चला पाऊंगा? उनकी बेटी बहुत लायक है और वो अपने आप लोकसभा इतनी बार उन्होंने विन करा है, 8 बार उनको संसदीय बेस्ट सांसद का अवार्ड मिला हुआ है। तो उनकी कैपेबिलिटी पे हमें कोई शक नहीं है। ओके डॉक्टर मलिक, आपको मैं सिर्फ एक पॉइंट आपको कहना चाहूंगी, मैंने खुद अपना एज अ प्रवक्ता, मैं बहुत पुरानी प्रवक्ता हूँ, मैंने बहुत डिबेट्स करे बीजेपी के जो प्रवक्ता होते हैं जो बैठ के लीडर्स को बहुत भ्रष्टाचारी और क्या क्या बताते थे। और थोड़े दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था कि हम तो नेशनल करेक्ट पार्टी बोलते थे ये, और इन लीडर्स के बारे में इतनी बातें बोलते थे। पर देखिए आज वो लोग बने हुए हैं। डॉक्टर सीमा, मैं आपकी आवाज दुरुस्त करा रही हूँ, मुझे ना एको आ रहा है, मैं ठीक से नहीं सुन पा रही हूँ और मेरे ख्याल से बाकी मेरे दर्शक भी नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन इस बीच आप ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, शरद पवार यहाँ पर अपनी ताकत जो है, अपना पावर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए हाथ हिलाते हुए, और यही कहा था प्रदीप जी उन्होंने कि मैं अदालत नहीं जाऊंगा, जनता के बीच जाऊंगा, और उसके बाद ये तस्वीर आई है। लेकिन क्या
शरद पवार का इस वक्त जो जिसे कहते हैं ना कि पूरी की पूरी एनर्जी वो विपक्षी एकता में होगी कि अपनी पार्टी को एक करने में होगी? नहीं, अभी तो अपनी पार्टी को बचाने में होगी। जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, आशंका इस बात की है कि शरद पवार के साथ भी वही हो सकता है। जिस तरह का फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया शिवसेना के मामले में, अगर उसी रास्ते पर चली और जो अजीत पवार का दावा है कि उनके साथ 40 विधायक हैं, इतने सांसद हैं, अगर वो सही है तो पार्टी जो है वो अजीत पवार की हो सकती है। मतलब पार्टी होने का मतलब पार्टी का नाम और सिंबल उनको मिल सकता है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन की लड़ाई है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, देखिए, जब किसी संगठन, किसी राजनीतिक दल या किसी परिवार का मुखिया धृतराष्ट्र की भूमिका में आ जाता है, तब उसके लिए परिवार संगठन या पार्टी को बचाना मुश्किल होता है। वही महाराष्ट्र में हो रहा है। उद्धव ठाकरे को बेटे से आगे कोई नहीं दिख रहा था, शरद पवार को बेटी के आगे कोई नहीं दिख रहा है। तो ये जो उन्होंने अपनी सत्ता, अपनी राजनीतिक विरासत बेटी को सौंपने का फैसला किया, मामला वहां से बिगड़ना शुरू हुआ। अजीत पवार हैं जो शरद पवार के साथ ही उन्होंने मतलब उनके अंडर में राजनीति शुरू की, और संगठन वो पिछले काफ़ी समय से चला रहे हैं, अच्छे संगठनकर्ता माने जाते हैं। उनको उम्मीद थी कि राजनीतिक विरासत उनको मिलेगी, नहीं मिली, पार्टी तोड़ दिया या छोड़ दिया, जो भी कहें। उन्होंने दावा तो कर रहे हैं कि हम ही पार्टी हैं, हम ही असली पार्टी हैं। तो ये उद्धव ठाकरे के साथ हुआ। ये तो हर परिवार की लड़ाई दिख रही है ना प्रदीप जी। इज्जा जी, आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखती है वहां पर भी तो परिवारवाद छाया हुआ है। क्या इज्जा यादव कभी आरजेडी की अध्यक्षा हो सकती हैं? देखिए रुबिका जी, पार्टी के अध्यक्ष वही होते हैं जिनके नाम पे पूरा जनाधार, जनादेश होता है। आज बिहार की जनता लालू प्रसाद यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देख रही है, तेजस्वी जी को एक बड़े जनाधार वाले नेता के रूप में देख रही है। तो वही राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं जिनका जनादेश हो, जिनका जनाधार हो। तो वो ये परिवारवाद नहीं है, ये सक्षमता है, ये आप में क्या कैपेसिटी है, उससे आप अध्यक्ष के पद पे जाते हैं। मुझे ये बताइए, आप में कैपेसिटी नहीं है, आप दिन रात मेहनत करेंगी, जनता के बीच में जाएंगी तो आपका जनाधार नहीं बनेगा। आप क्यों नहीं अध्यक्षा बन सकती हैं? क्यों लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव या फिर तेज प्रताप यादव या राबड़ी देवी या मीसा भारती ही बनेंगी? देखिए रुबिका जी, आज लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं के नाम पे हम लोग चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, हम लोग सब मेहनत करते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो वोट बैंक है वो होता है तो वो लालू प्रसाद यादव जी के नाम पे होता है। परिवारवाद और विपक्षी एकता, ये दोनों क्या कभी साथ चल पाएंगे? ऐसे में तब जब भ्रष्टाचार के भी भयंकर आरोप लग रहे हैं। किशोर तिवारी जी, वो आपने मुहावरा सुना है ना, दुबे जी चौबे जी, नहीं दुबे जी छब्बे जी बनने चले थे, चौबे जी छब्बे छब्बे जी बनने चले थे और दुबे जी बनकर लौटे। चले थे चौबे छब्बे बनने, रह गए दुबे बने। हाँ, वही तिवारी जी, वही। देखो रूबिका जी, मुझे कोई रोकेगा नहीं ऐसा लगता है। तो रूबिका जी, ये तुम्हारी नई इनिंग है और 15 साल के एक अच्छी पत्रकारिता के बाद एक कार्यक्रम का भी नाम आपने दहाड़ रखा है। लेकिन आजकल मैं सभी चैनलों पे जाता हूँ तो कई चैनलों पे मुझे बीजेपी की चाटुकारिता दिखती है, तो वो मत दिखेगी, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ, तो मैं एक बता रहा हूँ, यहाँ दहाड़ होगी, यहाँ सिर्फ एक ही पक्ष है। और मैं बहुत क्लियरली कह देती हूँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं निष्पक्ष नहीं हूँ, मैं निष्पक्ष नहीं हूँ। भारत मेरा पक्ष है, आप भारत के पक्ष में रहेंगे तो मैं आपके पक्ष में आ जाऊंगी। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा तिवारी जी, एकदम आंख मूंद कर मैं आपके पक्ष में आ जाऊंगी अगर आप भारत के पक्ष में हैं। अब मुझे ये बताइए, परिवारवाद, भ्रष्टाचार क्या भारत के पक्ष में है? चाचा का भतीजे से लड़ना क्या भारत के पक्ष में है? उद्धव ठाकरे का अपने भाई से लड़ना और उसके बाद दूसरे लोगों को मौका ना देना भारत के पक्ष में है? अब तुम्हारे सवाल खत्म हो गए तो मैं जवाब देता हूँ। मैं बीजेपी में ही बहुत पूरी जिंदगी बीजेपी आरएसएस में ही गई। मैं एक बात कहूँगा, सुधांशु जी, केवल नाम आया था,
केवल नाम आया था लाल कृष्ण आडवाणी जी का। उन्होंने कभी पार्लियामेंट में टेंटेड रहने के बाद नहीं किया, जब नाम टूटा तभी आया। वो संस्कृति मैंने बीजेपी की देखी। और कल मैंने देखा इनका एक नेता कहता था कि इनको ये कल जेल जा रहे, इन्होंने 4,000 करोड़ 500 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। आप सब टेंटेड लोगों को साथ में लेते हो, मिनिस्टर बनाते हो, तो वो लोगों पे आप कार्रवाई कैसी करेंगे? एजेंसी कार्रवाई कैसी करेगी? आप भी आपने आंख से देख रहे हो कि आपकी स्थिर सरकार रहते हुए आपने एनसीपी को क्यों तोड़ा? और एनसीपी में ये वर्टिकल स्प्लिट ला दी ना आपने। आप तो कहते हैं बीजेपी में आपने शिवसेना में स्प्लिट लाई, हाँ वहां पर तो बहुत एलिगेशंस आए, लेकिन ये बार बार क्यों कहा जाता है कि आपके पार्टी में जो कोई आ जाता है तो उस पर फिर कार्रवाई रुक जाती है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि कार्रवाई होगी नहीं, क्योंकि दूसरे भी लोग जुडिशरी में जा सकते हैं, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं कि मैंने बीजेपी से ये उम्मीद नहीं की थी कि आप हसन मुशर्रफ को ले लेंगे, छगन भुजबल को ले लेंगे, और आपको लेते हुए भी संकोच हो रहा था। आप अजीत पवार तिवारी जी आप रखे तो चमत्कार, लेकिन बीजेपी ले जाए तो अत्याचार, ऐसा क्यों सर? लेकिन इसका जवाब तो हम लेंगे। सुधांशु जी, आपने भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में क्यों लिया? वो कह रहे हैं ये तो हमारे हैं। नहीं एलिगेशन थे इनके, और कह रहा हूँ इन्होंने भ्रष्टाचारी। आजकल मैं चैनलों पे देख रहा हूँ एक अद्भुत और विचित्र तर्क कि सब पार्टियां अपने को भ्रष्टाचार का तमगा बैठ बैठ के देती हैं कि ये सब मेरे भ्रष्टाचारी थे, यानी वो अपने को भ्रष्टाचारी मानते। मुझे समझ में नहीं आता। हमारा स्टैंड क्लियर है। हम संदेह जिसके ऊपर था, किसी के ऊपर हमने केस विड्रॉ नहीं किए और सबके ऊपर यथावत केस चल रहे हैं। अगर अदालत से क्लियर हो जाएंगे तो क्लियर हो जाएंगे, मगर आप कहते हैं वो भ्रष्टाचारी, और जब आप सुधांशु जी आपका नया नारा बताता हूं, आपका नया नारा बताता हूं। सुधांशु जी तिवारी जी सुन लीजिए ना, तिवारी जी मैं मौका दूंगी आपको एक एक करके। उस जमाने में एक एक करके जी आपने टर्न पे बोले। अरे भाई सुधांशु जी, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की दाद देते हुए मैं तुमको बोलता हूं कि तुम्हारा नया नारा है। मैं अगर आपने बोला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब आप बोल रहे कि हमारे पास आओ और सब मिलके खाओ। अब आपका एक नारा है सबका साथ सबका विकास। आपने तो पूरा 210 का आंकड़ा कर लिया महाराष्ट्र में। देखो आपका मैसेज गलत जा रहा है। हाँ ठीक है, मैसेज गलत जा रहा है। किशोर जी कह रहे हैं मैसेज गलत जा रहा है। अब आपने 2 नारे दिए हैं सर, अब उनकी बात भी सुन लेते हैं हम। हाँ सुधांशु जी। नहीं मेरे नारे पे ही बोलेंगे। मैं आपको बात बताता हूं पार्टियों का पतन किस प्रकार से होता है। जिस जमाने में इन्होंने हमारी और शिवसेना की पहली बार सरकार बनी थी, तब बाला साहब ठाकरे जी ने क्या कहा था? न मैं सरकार में आऊंगा ना मेरे परिवार का कोई व्यक्ति सरकार में आएगा। मैं दर्शकों से कहता हूं जाके यूट्यूब पे चेक कर लीजिए, बाला साहब ठाकरे जी वीडियो अवेलेबल है जिसमें युवावस्था में राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं जब चाहूं इन दोनों को मंत्री बना सकता हूं, मगर ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं आएगा। और आज स्थिति हो गई कि स्पष्ट भाजपा और शिवसेना गठबंधन के पक्ष में सबने मोदी जी का नाम लेकर, सबने मोदी जी की फोटो लगा के वोट मांगा और उसके बाद सिर्फ सत्ता के लिए उधर चले गए। और आपने जो बात कही, कितना कष्ट हुआ होगा बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा को कि आप उन लोगों के साथ जाके खड़े हो गए जो आतंकवादियों के मैं बात कर लेता हूं, जो मुस्लिम लीग के साथ रूबिका जी में कर रहे थे, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के साथ बंगाल में गठबंधन कर रहे थे, जो असदुद्दीन ओवैसी के MIM के साथ सरकार चला चुके थे, आतंकवादियों के पक्ष में जा चुके थे, तो और भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ थे। इसलिए मैं कहता हूं राजनीति में जब इतने बड़े परिवर्तन होते हैं तो अक्सर पार्टियों में समस्या। और एक लाइन में मैं कह दूं रूबिका जी, सुनिए, पार्टी को परिवार मानना और परिवार को पार्टी मानना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये पार्टियां इसमें फंस जाती हैं। जैसे अभी राजद नहीं, इसी पर बात हो जाए। पार्टी को परिवार मानना और परिवार को पार्टी मानना जमीन आसमान का फर्क है। तिवारी जी 30 सेकंड्स एंड देन आई मूव ऑन सर। एक देखो सुधांशु जी की बात से मैं सहमत हूं, लेकिन परिस्थितियां जैसी बनती है वैसे निर्णय लेना पड़ता है। एक बात। दूसरा बात, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं एनसीपी के सभी आरोप देवेंद्र फडणवीस के हैं कि सिंचन घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, लेकिन
और उन्होंने कहा था चुनाव के अंदर, आप ही वो चैनल पे एंकर थी, सर, क्यों उन्होंने कहा मुझे था ये कि मैं बताइए कभी ना, भी तिवारी जी, मैं कभी भी परिवारवाद पर आप एनसीपी लोग से इतना साथ नहीं दूंगा। अनकंफर्टेबल क्यों हो जाते हैं? बात कीजिए पे। ना, क्यों अब आप भ्रष्टाचार पे क्यों जा रहे हैं? मैं तो नहीं जा रही हूँ भ्रष्टाचार पर, मैं इस वक्त नहीं, मैं परिवारवाद की बात परिवारवाद कर रही का हूँ ना। जवाब तिवारी जी, टॉक अबाउट इट ना। एक मिनट रूबिका जी, जब तक परिवारवाद जनता पसंद करेंगी तब तक चलेगा। मैं बता रहा जनता हूँ पसंद करेगी तब तक परिवारवाद चलेगा। हमारे साथ यहाँ पर एलजेपी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, वाजपेयी जी। ये परिवार रहेगा कि नहीं, ये जनता डिसाइड करेगी। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि जनता पर थोपा भी तो जाता है ना। नहीं रूबिका जी, पहले तो आपको मुबारकबाद आपके नए चैनल के लिए, और कामना करेंगे कि आपका चैनल नंबर 1 बन जाए। बहुत बहुत आमीन सर। दूसरा सवाल है परिवार का। अब जहाँ तक हमारा जहाँ तक सवाल है, हमारा तो परिवार वाले ही धोखा देके सब भाग गए, परिवार वाले तो है ही नहीं हमारा तो परिवार। दूसरा, हम ये कहते हैं कि देखिए, परिवारवाद से ज़्यादा बड़ा नासूर भ्रष्टाचार का है। देखिए, जनता परिवारवाद से इतना कंसर्न नहीं है जितना कंसर्न भ्रष्टाचार से है, क्योंकि वो अल्टीमेट पैसा किसका है? जनता का पैसा है। जनता का पैसा अगर किसी की जेब में जाएगा या चोरी चकारी होगी तो जनता का नुकसान है। भ्रष्टाचार का सवाल सबसे, और मैं एक बात दूसरी कहता हूँ कि ये मोदी जी जो है ना, वो इन चीज़ों से अपना रास्ता बदलने वाले नहीं है, वो लड़ाई जारी रखेंगे। और मैं दूसरी बात एक और कहता हूँ कि जेल में कोर्ट डालता है। देखिए, एजेंसियां जेल में नहीं डालती हैं, कोर्ट बेल देगा, कोर्ट जब सजा देगा, कन्विक्शन देगा। लालू का केस जो था, लालू यादव जी का 97 सर, मुझे आपने 2 बड़े टॉकिंग पॉइंट दे दिए हैं, लेकिन अब मैं उन 2 टॉकिंग पॉइंट से आगे बढ़ूं उससे पहले विपक्षी एकता को लेकर आपका इस वक्त क्या मत है? ये सब और मजबूती से अब साथ आएंगे, क्योंकि आप पार्टियां तोड़ रहे हैं, तो पार्टियां अपने बचाव के लिए, चाहे वो अलका जी हो, चाहे वो हमारे साथ राजीव रंजन जी हो, या सीमा मलिक जी हो, या इज्जा यादव हो, अब ये कुछ भी हो जाए, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। पहले तो ये कहना गलत है कि पार्टियां तोड़ रहे हैं ना। बीजेपी वाले पार्टी बिल्कुल क्यों तोड़ेंगे, उनको क्या जरूरत है? दूसरी बात, विपक्षी एकता का प्रयास चल रहा है 1 साल से। वाजपेयी जी, एक सेकंड रुक जाइए, हुई नहीं है। पहले मुझे थोड़ा सा इस बात पर हंस लेने दीजिए। बिखराव का सवाल ही नहीं। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी नहीं तोड़ रही है, बताइए कहाँ तोड़ रही है? हॉर्स ट्रेडिंग का कहाँ आरोप है? बताइए, हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप है कहीं? अरे पर आप नए तरीके ना सर, 5G का जमाना आ गया है, हॉर्स ट्रेडिंग की क्या जरूरत है? अब दूसरी 10 चीजें करने के लिए किया जा सकता है। अरे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा ना 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 ना, ना रूबिका जी बिल्कुल नहीं होगा। ये संवैधानिक स्वतंत्रता है एमएलए की। अगर 2/3 संवैधानिक स्वतंत्रता, ओके, संवैधानिक स्वतंत्रता। मैं अब देखिए, मैं सारे मेहमानों से, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब मेरे शो में आए। ये मेरे लिए इज्जत की बात है कि आप एक बुलावे पर शो पर आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जनता को भी इसी तरीके से सर आंखों पर रखने का वादा कर चुकी हूं, तो मैंने जनता से कुछ सवाल मंगाए हैं, तो वो एक जनता राउंड होगा, वो जनता की दहाड़ होगी। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, आप सबसे एक सवाल होगा, 30 सेकंड का आपको जवाब मिलेगा। लेकिन उससे पहले अलका लांबा कुछ कहना चाहती है, सुधांशु जी कुछ कहेंगे, और उसके बाद जनता राउंड। अलका जी। रूबिका जी, मैं बस ये कह रही थी, आपने कहा कि मुद्दा तो परिवार है, आप भ्रष्टाचार को बीच में क्यों ला रहे हैं? मैं माफी चाहूंगी, आज बेरोजगारी दर 8.45 पहुंच चुकी है। सेना में चिंता है कि बड़े अधिकारियों की नियुक्ति जो है मेजर और कैप्टन की रुकी होने से 2 लाख पद सेना में जो है इनके अग्निवीर से। तो गंभीर मुद्दे 120 रुपए टमाटर, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार है। आप परिवारवाद, अरे कहां से आए हैं ये अपना पवार, अजीत पवार? और भ्रष्टाचार में आए, जेल होना था ना, क्यों भाजपा में शपथ दिलवा दी? और सुधांशु जी कह रहे हैं कि अरे आरोप हुए, मामला चल रहा है, साबित नहीं हुआ। यानी आप सब पे मामले चलाएंगे, सबको भ्रष्ट कहेंगे, और उसके बाद शपथ दिलाकर धीरे धीरे मामले आपके असम के मुख्यमंत्री की तरह खत्म हो जाएंगे, और भ्रष्ट हम ही रह जाएंगे, परिवारवाद हम ही रह जाएगा। हमारे जो अध्यक्ष राष्ट्रीय हैं, दलित समाज से आते हैं, चुनकर आए हैं, हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधांशु जी। हमारी पार्टी। अलका जी, मैंने बात सुन ली, किसी को अब सुधांशु जी की बारी है, क्योंकि मैं जनता की दहाड़ पर ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रही हूँ, मुझे उनके सवाल आपके सामने रखने। लेकिन उससे पहले सुधांशु जी, जरूर दो चीजें हैं। एक तो जो किशोर तिवारी कह रहे हैं,
सीमा मलिक भी कह रही हैं और अलका लांबा ने भी आप पर सवाल उठा दिया है। आप लोग ईडी और इनकम टैक्स का डर दिखाकर, सीबीआई का डर दिखाकर लोगों को अपने पाले में कर देते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर खत्म हो जाते हैं, खत्म नहीं हो जाते हैं तो वो कोने में चुपके से ऐसे घसीट दिए जाते हैं। क्लीन चिट। इनमें से कोई एक पार्टी बता दे जिसपे 2014 से पहले जिनके नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप में जांच एजेंसी और कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटे हो। उदाहरण के लिए बता देना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए थे, 97 में, और 2014 के बाद का दोष दे रहे हैं। चाहे मुलायम सिंह जी हो, डीएमके के नेता हो, इन सब पे 2004-5 में, और कांग्रेस के नेताओं में तो क्या क्या कहा जाए। राजीव गांधी जी के जमाने में बोफोर्स का उन पे आरोप लग गया था, नरसिम्हा राव जी हटने के बाद उसके ऊपर रहे। तो जो लोग 40-40 साल से भ्रष्टाचार के आरोप में रहे हैं, वो पिछले 9 साल में कहें तो ये हास्यास्पद लगता है। और जिस मामले के ऊपर कांग्रेस के नेता यानी सोनिया जी और राहुल जी दोनों मुचलके में हैं, वो हमारी सरकार के समय में नहीं शुरू हुआ। नेशनल हेराल्ड का केस अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा शुरू हुआ और उन्हें जमानत भी न्यायालय के कहने पे लेनी पड़ी। कौन से कांग्रेस नेता जेल में है? आपने मनमोहन सिंह जी को कोलगेट, शीला दीक्षित पे कॉमनवेल्थ गेम्स, अरे भाई आपके दो नेता तो मुचलके में है भाई। नेशनल हेराल्ड का भी डिंडोरा पीट रहे हैं। हम वही तो आपसे कह रहे हैं, सरकार में है, अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया? ब्लैकमेलिंग कब तक करेंगे? कब तक करेंगे? हमने नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी ने अजीत पवार पर 70,000 करोड़ का घोटाला लगाया। अलका जी सुनिए ना, अलका जी मेरी बात सुनिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला था। ये फेयर डिबेट नहीं होगी ना। आपने सवाल पूछा, अब सवाल का जवाब। मनमोहन सिंह, शीला दीक्षित, तमाम नाम गिना दिए, अलका जी ने जवाब दिया। हाँ मैं जवाब देता हूँ, बिल्कुल जवाब दीजिए। ये सारे के सारे न्यायिक प्रक्रिया के हिस्से होते हैं और न्यायिक प्रक्रिया में कितना समय लगता मैं जवाब देना चाहता हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या प्रधानमंत्री आवास पे हुई सबके सामने, उसके बाद कितने साल लगे? 5 साल लगे। जबकि उसके बाद कांग्रेस की सरकार नहीं, राजीव गांधी जी की सरकार थी। सीधे सीधे सारे सबूत थे, इसके बावजूद 5 साल लगे भाई। इसीलिए मैं आपसे कितने जेल भेजे भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद, ये बता दीजिए। सारे भाजपा में गए। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, जेल भेजना कोर्ट का काम है, भाजपा का नहीं। यही मानसिकता दिमाग से निकाल दीजिए। आपकी सरकार के समय में होता था कि कांग्रेस जेल भेज रही है, कांग्रेस ये करवा रही है, कांग्रेस ताला खुलवा रही है। हमारे समय में चार्जेस बनाकर दे दिए जाते हैं, कोर्ट निर्णय करता है। अब यह बात समझ में आ जाती है, बहुत सिंपल सी बात। देखिए, बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब जब फैक्ट नहीं रह जाता तो इस तरह नहीं, हम तो विपक्ष है, हमारे पास बोलना ही बचा, इसलिए मैंने दोनों को मौका दिया। ये फेयर डिबेट नहीं होगी। नहीं, बोलने में कोई विकल्प नहीं है, डिस्टर्ब करने के अलावा कुछ नहीं है। मैं अब वो जनता के सामने आप दोनों के तर्कों को आज रख रही हूँ। अब सुनिए एक सेकंड, अब सुनिए जनता की दहाड़ बताना चाहता हूँ। कुछ सवाल मेरे पास आए हैं, मैं सर आप लोगों के सामने वो सवाल रख रही हूँ। 30-30 सेकंड का आपके सामने टाइमर रखूंगी। तो पहला सवाल जो भारत 24 के दर्शक ने भेजा है, अमन शुक्ला कहते हैं मेरा सवाल यह है कि जब विपक्ष वाले बीजेपी में जाते हैं, विपक्षी नेताओं के लिए वो दल बदलू हो जाते हैं, और जब बीजेपी के नेता विपक्ष में आते हैं तब बीजेपी के लिए दल बदलू हो जाते हैं। चक्कर क्या है, समझ में नहीं आता है। जवाब कौन देगा? सुधांशु जी। हाँ मैं जवाब देता हूं। देखिए, बहुत अंतर है। हमारे यहां से जो छोड़ के गया उसे यह एहसास होता है कि जो मान सम्मान उसको भाजपा में मिला वो बाहर नहीं मिला। सब लौट के वापस आते हैं, चाहे बड़े से बड़े नेता हो, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी, येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री रह के। इनके यहां जो छोड़ के जाता है वो पार्टी को छोटी कर देता है। ममता बनर्जी जी, शरद पवार जी, जगन मोहन रेड्डी जी, जो पार्टी छोड़ के गया तो अलग। हमारे नेता पार्टी छोड़ने के बाद क्या कहते हैं? कल्याण सिंह जी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं था, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप वापस क्यों आए, तो उन्होंने सूरदास का वो पद बोला, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। इसीलिए हम एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है भारत के इतिहास की जिसका 72 साल में आज तक वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ, और बाकी कोई पॉलिटिकल पार्टी बता दे इसका 20 साल में वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ। कांग्रेस का 1885 से लेकर 137 साल में कोई 20 साल बता दे जब वर्टिकल डिवीजन ना हुआ। ये एक बड़ा चैलेंज और चैलेंज वाला सवाल अलका जी जवाब दे, उससे पहले एक और जनता की तरफ से जो दहाड़ सवालों के जरिए आई है, एक और सवाल आपके सामने रखना चाहती हूं। तो सवाल आया है अक्षत जैन की तरफ से, क्या बसपा और सुबसपा मिलकर 2024 में भाजपा का साथ देंगे?
ये सवाल मैं कोशिश करती तो पहले ही ले लेती। ओपी जी इसका जवाब दे पाएंगे, मैं नहीं, वो जा चुके हैं। अगला सवाल जो है वो फरहान नजफी ने भेजा है। मेरा प्रश्न ये है कि भारत के किस राजनीतिक पार्टी के नेता के खिलाफ आपराधिक मामले ज्यादा दर्ज है, और अगर हैं तो उनको नजरअंदाज क्यों किया जाता है, उनको कोर्ट से तत्काल बेल कैसे मिल जाती है? इसका जवाब कौन देगा? जो पहले हाथ उठाएगा मैं उसके पास जाऊंगी। सारे नेता। किशोर जी जवाब दीजिए। अरे जब तक पॉलिटिकल सिस्टम से प्रोटेक्शन मिलते रहेगा और जुडिशियल रिफॉर्म हो गए, करप्ट लोग पनपते रहेंगे। हाँ। सब देखो, मोदी जी ने मैं टॉलरेंस नहीं रखता। सर आपकी आवाज मुझे ठीक से नहीं आ रही है। अभी आप वैसे भी जानते हैं ना, एनसीपी का मामला और उद्धव ठाकरे का मामला ठीक नहीं चल रहा है। वैसे ही आपकी आवाज के साथ भी ऊपर नीचे हो रहा है, उसको मैं दुरुस्त करा देती हूँ और उसके बाद आपके पास आती हूँ। प्रदीप जी, अब क्या लग रहा है, विपक्षी एकता दिख रही है कि नहीं दिख रही है? नहीं, विपक्षी एकता की कोशिश तो अभी जारी है, लेकिन उसमें एक रुकावट तो निश्चित रूप से आई है, दो मुद्दों के कारण। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा जो प्रधानमंत्री ने उठाया, आज पार्लियामेंट की जो है स्टैंडिंग कमेटी, उसमें चर्चा भी हो गई। तो वो उस मुद्दे को लेकर विपक्ष के खेमे में अलग अलग राय है। अब जब तक उस पर मतैक्य नहीं बनता तब तक इसकी चर्चा होती रहेगी कि विपक्षी खेमा बटा हुआ है। बेंगलुरु में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से मिलेंगे, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि ये एकता एक्सटेंडेड यूपीए को ही समझिए। क्योंकि आप देखिए, कल राहुल गांधी खम्मम में तेलंगाना में बोलकर आए हैं कि बीआरएस जिस गठबंधन में होगी, कांग्रेस उसमें नहीं जाएगी। आज अखिलेश यादव जो है केसीआर से मिलने गए कि जो भी भाजपा के विरोध में है, भाजपा से लड़ रहा है, उसको साथ लेना चाहिए। तो अब अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी का साथ कैसे होगा? वो बीआरएस को चाहते हैं, कांग्रेस नहीं चाहती है। इसी तरह से ममता बनर्जी का सवाल है, वो कह रही है कि कांग्रेस अगर सीपीएम को छोड़ दे तो हम साथ आने को तैयार हैं। इजिया जी और डॉक्टर मलिक, बहुत कठिन है डगर पनघट की, क्योंकि यहाँ पर आप जिनके साथ जाना चाहती हैं वो दूसरे के साथ नहीं जाना चाहते, और विपक्षी एकता इस वक्त जो है वो उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही है। लेकिन आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। और अलका जी, मेरे पास वक्त की कमी है, 6:46 हो गए, नया चैनल है, वो कहेंगे भाई रूबिका तो सुनती नहीं, हम कह रहे हैं ब्रेक लेना है और वो लेती नहीं है। इसीलिए आज मुझे इजाजत दीजिए। डॉक्टर मलिक, आगे मैं आपसे मिलूंगी, प्रॉमिस है। सुधांशु जी, अलका जी, इजिया जी, प्रदीप जी, डॉक्टर मलिक और वाजपेयी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल दोबारा 6 बजे मुलाकात होगी दहाड़ में, लेकिन अभी कुछ और खबरें बाकी है भाई, यहीं रुकिए, कहीं मत जाइए और देखते रहिए भारत 24।